अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे एक ऐसी रिसर्च की जो साइंसदान काफ़ी सालों से कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि जो थियोरेटिकल फील्ड्स के अंदर रिसर्च होती है ना फिज़िक्स के अंदर, जैसे डार्क मैटर और ब्लैक होल्स, तो लोग कहते थे कि भाई ये चीज़ें तो हमने देखी नहीं है तो इन पर रिसर्च करने की क्या ज़रूरत है, या फिर अगर देखी नहीं है तो ये कैसे मालूम है कि ये एग्जिस्ट करती है। इस चीज़ को डिबंक करने के लिए मैं आज एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आपको सुनाऊंगा। एक ऐसी चीज़ है फिज़िक्स के अंदर जिसको कहते हैं डार्क मैटर। आपको याद होगा पिछली एपिसोड्स के अंदर हमने बात की थी ग्रेविटी की, और किस तरह हर चीज़ जिसका मास होता है उसकी अपनी ग्रेविटी भी होती है। हमने बात की थी कि अर्थ की अपनी ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से हमारा चांद हमारे इर्द गिर्द घूमता है। सूरज की अपनी ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से अर्थ उसके करीब होता है। और हमारी गैलेक्सी की अपनी ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से सारे स्टार्स आपस में एक साथ रहते हैं। डार्क मैटर एक ऐसी चीज़ है, जब साइंसदानों ने गैलेक्सीज पर रिसर्च करनी शुरू की तो उन्होंने देखा कि गैलेक्सी के अंदर कितने स्टार्स हैं। उन्होंने उन सब स्टार्स की मासेस को इकट्ठा किया, उनको जमा किया और अपने फार्मूला से एग्जैक्ट निकाल लिया कि इसकी कितनी ग्रेविटी होनी चाहिए। तो अगर हमें पता है कि उसका मास कितना है तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि उसकी ग्रेविटी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो साइंसदानों को पता था कि फलानी गैलेक्सी के अंदर कितने ज़्यादा स्टार्स हैं, तो उन्होंने उन सब स्टार्स का मास को इकट्ठा किया और अंदर ब्लैक होल्स होते हैं उनके भी मास को इकट्ठा किया, और फिर जो फार्मूला निकाला ना तो एक सर्टेन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आई। ठीक है, तो उनको पता चल गया अच्छा इसकी इतनी ग्रेविटी की स्ट्रेंथ है। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उनको अंदाज़ा हुआ कि ग्रेविटी हल्की सी ज़्यादा क्यों आ रही है। जब उन्होंने देखा टेलीस्कोप से, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अच्छा हो क्या रहा है यहाँ पे, मूवमेंट देखी स्टार्स की, तो उनको अंदाज़ा हुआ कि इस गैलेक्सी के अंदर जितनी ग्रेविटी होनी चाहिए उससे ज़्यादा ग्रेविटी क्यों मिल रही है। ये सिर्फ एक गैलेक्सी पे नहीं था, ये उनको और गैलेक्सीज़ के अंदर भी नज़र आया जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और ना तो सिर्फ गैलेक्सीज़ पे, स्पेस की हर कोने में जिसको वो ऑब्जर्व करते थे उनको ये अंदाज़ा होता था कि भाई यहाँ पे तो मास इतना कम है लेकिन ग्रेविटी इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है। तो ये चीज़ उनको मिल रही थी कि वहाँ पे मास इतना नहीं होता था लेकिन उनको ग्रेविटी ज़्यादा मिल रही थी। क्या इसका मतलब ये है कि फिज़िक्स की कोई लॉ टूट रही है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। अब ये जब प्रॉब्लम्स आते हैं ना फिज़िक्स के अंदर, तो साइंसदान इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह इस तरह सॉल्व कर दें कि फिज़िक्स की कोई लॉ टूटे ना। तो उन्होंने कहा कि ये एक नई चीज़ है, एक नया फिनोमेना है जिसको कहते हैं डार्क मैटर। डार्क मैटर वो चीज़ है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम किसी तरीके से ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और उसका अपना मास है। और क्योंकि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हमें लगता है कि अच्छा इस गैलेक्सी के अंदर तो ज़्यादा ग्रेविटी है, स्टार्स तो बहुत कम है, लेकिन उसके अंदर हल्का सा डार्क मैटर भी होता है जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमें लगता है कि इसके अंदर तो जितनी ग्रेविटी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। अब ये रिसर्च, अब साइंसदानों को कुछ नहीं पता डार्क मैटर क्या है। डार्क मैटर एक उन्होंने अपने से नाम बना दिया, डार्क मैटर। उसकी ना तो वो मैटर है ना तो वो डार्क है, बस उन्होंने डार्क मैटर नाम दे दिया। उसको कुछ भी बोल सकते हैं, उसको हसन बोल सकते हैं, वो एक चीज़ है जो उनको नहीं मालूम। अब वो चीज़ उस पर वो रिसर्च कर रहे हैं। अब उस पर रिसर्च कैसे की जाए अगर हमें पता ही नहीं हो है क्या चीज़। तो फिर साइंसदान डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो उन्होंने पिछले सारे सालों से एक्यूमुलेट की। उन्होंने यहाँ पे डिटेक्टर्स बनाए अर्थ के अंदर, अंडर वाटर अंडरग्राउंड डिटेक्टर्स बनाए जिसके अंदर वो देखते थे कि कोई डार्क मैटर पास करता है या नहीं करता। तो साइंसदानों को कुछ नहीं मिला। उन्होंने और डिफरेंट तरीक़ों से एक्सपेरिमेंट्स बनाए, टेलीस्कोप्स यूज़ किए, साइंसदानों को कुछ नहीं मिला। लेकिन हमें ये पता है कि वो एग्जिस्ट करता है। तो आजकल सबसे जो हाईली फंडेड रिसर्च है वो डार्क मैटर के ऊपर, थियोरेटिकल रिसर्च जो है। थियोरेटिकल वो चीज़ होती है जो हम देख नहीं सकते, जिन पे हमारा ज़्यादा काम नहीं होता, तो हम ज़्यादा मैथ करके उनको सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिकल वो चीज़ होती है जिनको हम देख सकते हैं, जैसे लेज़र्स और इन तरह की चीज़ें। तो ये वो थियोरेटिकल फील्ड है जो सबसे ज़्यादा फंडेड है, क्योंकि अगर ये हमें मालूम हो जाए तो हमें काफ़ी सारी यूनिवर्स की सीक्रेट्स पता चल जाएंगी, जैसे डार्क एनर्जी जो डार्क मैटर की तरह का है, और हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि यूनिवर्स एंड किस तरह होगी। तो ये भी एक खौफनाक फिनोमेना है जिस पे साइंटिस्ट बहुत रिसर्च करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस पे साइंसदान आजकल रिसर्च करें वो है टाइम। आप सोचेंगे टाइम पर कोई रिसर्च करने की चीज़ है, टाइम हमें पता है, घड़ी पहनते हैं पता चलता है टाइम क्या हो रहा है, लेकिन टाइम एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप सोचते हैं कि आपने आज क्रिकेट खेली और आपने कल फुटबॉल खेली थी और आप कल जाके स्विमिंग करेंगे, तो आपने एक टाइमलाइन बना दी कि कल ये हुआ था, आज ये हो रहा है और कल ये होगा।
और आप ये सोचने में ये लगता है कि अच्छा वो चीज़ जो हो चुकी है वो अब जा चुकी है, और जो चीज़ हो रही है वो प्रेजेंट है, और जो चीज़ होने वाली है वो अभी हमारे पास आएगी। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको कहते हैं एरो ऑफ टाइम, कि हमारे पास एक आइडिया होता है कि हम पास्ट से आ रहे हैं और फ्यूचर में जा रहे हैं और प्रेजेंट में हम अभी हैं। शुरू से ही हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है, एक इनबिल्ट हमारे अंदर ये आइडिया होता है कि एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर होता है। लेकिन साइंसदान जैसे होते हैं उनको हर चीज़ को क्वेश्चन करना होता है कि वाकई ट्रू है या फिर सिर्फ हमारे अंदर फीलिंग है। तो साइंटिस्ट ने कोशिश की देखने के लिए कि वाकई टाइम कोई चीज़ है, टाइम का मेजर क्या है, हम किस तरह टाइम को मेजर कर सकते हैं, कि कोई ऐसी चीज़ हो जो बताती हो कि टाइम गुजर रहा है। आप अगर सोचते हो कि लेंथ एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक 1 मीटर का फासला है, तो मैं जितना दूर जाऊँगा उतनी लेंथ बढ़ेगी। मैं टाइम को किस तरह बता सकता हूँ? कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं टाइम को रिप्रेजेंट कर सकूँ? एक चीज़ है, उसको कहते हैं डिसऑर्डर। थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहती है कि अगर एक चीज़ आपके पास ऑर्डर के अंदर है, जैसे मेरे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर एक रेड कलर की गैस है और एक कोने में ब्लू कलर की गैस है, और मैं अगर उसको रख दूँ तो वो गैसेस स्लोली आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएंगी, केओटिक होना शुरू हो जाएंगी, आपस में जमा होना शुरू हो जाएंगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास दोनों की मिक्सचर पड़ा हुआ है और आपने उसको अलहदा रख दिया और टाइम पास होते हुए वो अलहदा होकर सेपरेट हो जाए, है ना। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है आपके पास और कुछ टाइम बाद वो एक गैस इधर हो गई या दूसरी गैस इधर हो गई। तो थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहती है कि हर चीज़ डिसऑर्डर की तरफ जाती है। आपने एक चीज़ को ऑर्डर में रखा हुआ है, टाइम पास होते हुए वो डिसऑर्डर के अंदर चली जाएगी, और ये पॉसिबल नहीं है कि वो चीज़ वापस ऑर्डर में आना शुरू हो जाए। तो साइंसदानों ने कहा हाँ, ये मेजर हो सकता है टाइम का, कि हम ये कहें कि टाइम इज़ द मेजर ऑफ डिसऑर्डर, कि जितना वक्त गुजरता रहता है उतनी चीज़ डिसऑर्डर में जाती रहती है। और ये फॉर्मूला कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई चीज़ वापस ऑर्डर में आना शुरू हो जाए इसका मतलब कि टाइम पीछे की तरफ जाना शुरू हो गया। तो साइंसदानों ने कहा अच्छा, दिस शुड बी द मेजर ऑफ टाइम। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर उन्होंने अपनी फिज़िक्स रिसर्च बेस की, फिर उन्होंने मैथ सॉल्व की, फिर उनको सब समझ आया। अब प्रॉब्लम ये है कि हम जब ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं टाइम का, और इससे जब हम थ्योरीज अपनी सॉल्व करते हैं और प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तो करेक्ट सॉल्यूशंस मिलते हैं। और फिर जब साइंसदान ये सोचते हैं, कुछ साइंसदान ऐसे हैं जो कहते हैं टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, कि टाइम हमारा सिर्फ कंस्ट्रक्ट है, हमने सिर्फ सोचा हुआ है कि टाइम एग्जिस्ट करता है, वाकई में उसकी कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। और जब वो सोच के आप अपने फॉर्मूलाज को डालते हैं, जब आप टाइम का वेरिएबल ही निकाल देते हैं, तब भी आपको सही सॉल्यूशंस मिलते हैं। और इसके टाइम की बहुत अजीबोगरीब किस्म की थ्योरीज हैं। हर थ्योरी की जब सॉल्व करते हैं तो आपको सही सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो अब साइंसदान डिबेट करें कि अब ये किस तरह पता चले कि टाइम एक्चुअली क्या चीज़ है, कि अगर सब के साथ हमारे पास सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तो हम क्या इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हमें मालूम हो कि टाइम की एक्चुअली ट्रू नेचर क्या है। एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना, हमने एक एपिसोड पूरी डेडिकेट की थी ब्लैक होल्स पे। ब्लैक होल्स के बारे में साइंसदानों को अभी तक इतना नहीं पता, क्योंकि एक तो जितनी भी रिसर्च हुई है वो इस चीज़ पे हुई है कि ब्लैक होल्स के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और ब्लैक होल्स के बिल्कुल करीब पहुंच जाए वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन कभी कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई जिसने ये बताया हो कि ब्लैक होल्स के अंदर क्या होता है। स्टीफन हॉकिंग, जो दुनिया के सबसे फेमस फिजिसिस्ट में से हैं, उनकी रिसर्च भी सिर्फ ब्लैक होल्स की सरफेस तक थी। ब्लैक होल्स के अंदर अगर आप रिसर्च करना चाहें तो आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई फिज़िकल थ्योरी नहीं है जो बता सकती है कि अंदर की साइंस क्या है। तो बहुत बिज़ार चीज़ें हैं जो साइंसदानों ने सोची हुई हैं कि ब्लैक होल्स एक पैरेलल यूनिवर्स के अंदर आपको लेके जा सकती हैं, या फिर ब्लैक होल्स के अंदर अगर आप ब्लैक होल तक पहुंच जाते हैं तो यूनिवर्स एंड हो जाती है, क्योंकि वक्त इतना तेज़ी से गुजरना शुरू हो जाता है। तो बहुत इस तरह की थ्योरी साइंसदानों ने की, लेकिन एक्चुअली किसी को नहीं पता कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। कुछ साइंसदान ये कहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर कोई चीज़ जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो सिर्फ सरफेस तक जाती है और उसके बाद वो एग्जिस्टेंस से चली जाती है। तो कुछ साइंसदान तो ब्लैक होल की सेंटर की एग्जिस्टेंस को ही ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक ऑनगोइंग टॉपिक है। ये 3 टॉपिक्स, टाइम, डार्क मैटर, ब्लैक होल्स, ये आजकल की थियोरेटिकल रिसर्च के अंदर सबसे बड़ी फील्ड्स हैं। अगली एपिसोड के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमने चीज़ें आज पढ़ी, जैसे ब्लैक होल्स, डार्क मैटर, ये हमारी एक्सपेरिमेंटल फील्ड्स को किस तरह हेल्प कर सकती हैं, वो कौन कौन सी मिस्ट्रीज़ है जिनको ये अनरावल कर सकती हैं। आपसे अगली एपिसोड में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा।